नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए एमसीक्यूज पे नजर डालेंगे। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, बेस्ड ऑन द 15 फाइनेंस कमिटी, और अपना आंसर आप मैच कर सकते हैं, और अगर मैच नहीं करता है तो आप कमेंट करके हम अपनी एक्सप्लेनेशन भी शेयर करेंगे इसके साथ। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। सो जिन्होंने अपना आंसर 1 दिया है उनका करेक्ट आंसर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं। बट एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज यू मेक श्योर कि इन सारे चीजों का टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीजनल, स्ट्रक्चरल, मार्जिनल। ओके, ये एग्जाम में रेफरेंस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इफ यू वांटेड टू नो, सो जस्ट कमेंट एंड देन हम उस पर रिप्लाई कर सकते हैं विद द गिवन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज़पेपर का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिए समन्वय लिंक पे आप क्लिक कीजिए, एक फॉर्म अपीयर होगा, फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और फिर आपको ये न्यूज़पेपर या फिर फ्री पीडीएफ डेली मिल सकता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे सीडी यूट्यूब रिचुअल्स के साथ, जहां पे डेली आपके प्रिपरेशन को हम और सॉलिड और कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे डेली जाते हैं यूट्यूब चैनल पे सिविल्स डेली के, और जिससे दिन की शुरुआत होती है हमारी एक ब्रेकिंग न्यूज़, बर्निंग न्यूज़ से। उसके बाद फिर एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस जाता है, जो कि मैं कंडक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर सिलेबस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जाता है, एंड देन एक्सप्लेनर। एक्सप्लेनर मतलब कोई भी इंसाइट और एनालिसिस करंट और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक पे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। एंड देन लास्ट में 9 से 10 बजे के करीब एमसीक्यू का पार्ट जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब ने इस पे बहुत कमेंट भी किया है और करते रहिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेबिनार जाता है हर हफ्ते संडे को, वेयर इन आई एम श्योर आप सब ने पार्टिसिपेट किया होगा, और ये टॉपर्स के साथ वेबिनार होता है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर की है यूपीएससी में। एंड बहुत अच्छा वेबिनार होता है। सो इन केस यू हैव मिस्ड इट, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल, और वंस यू विल सब्सक्राइब यू गेट द नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आ रही है, प्लीज ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वंस यू प्रेस दिस बेल आइकन, सो यू विल बी इजिली एबल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू 3 टॉप न्यूज जो आज हमारे आज के न्यूज़पेपर में है। पहली ये है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, बेलारूस वर्सेस यूरोपियन यूनियन, जो कि GS2 का भी पार्ट है, जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी, PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका ऑप्शनल है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। GS पेपर 2 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे रिलेटेड हम एक MCQ कवर करेंगे यहाँ पे, कि आप मुझे ये बताइए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाटो। नाटो के बारे में है, क्योंकि इस पूरे न्यूज़ में नाटो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सो आउट ऑफ these 3 options, which one do you think is the right option? ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, तो कमेंट करके बताइए। कल सुबह हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इसका क्या आंसर होगा। मीनवाइल यू कमेंट एंड देन वी विल हैव अ लुक। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले दूसरी न्यूज थी हमारी, कैपिटल फंक्शनिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन। मतलब जो आंध्र प्रदेश ने डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में। और इससे रिलेटेड भी हमारा एक क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी वाली जो स्कीम है, वो किन्होंने, किस 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 कमेटी द्वारा आई थी, ये आप कमेंट करके बताइए। मीनवाइल वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एडिटोरियल, जो कि है विथ रेफरेंस टू इश्यूज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, जो कि एक कहीं ना कहीं फॉरेन और डोमेस्टिक एजेंडा है। मैं आपको BBC हिंदी के YouTube चैनल पे लेके चलूंगा, जहां पे बिल्कुल ही लाइव सिनेरियो में, जहां जैसे आप स्क्रीन देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव सिनेरियो में मैं बात भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या इंसिडेंट था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है, इसकी एक समरी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि बेलारूस एक ऐसा देश है दोस्तों जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 1991 में इसे आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद ये रिपब्लिक ऑफ बेलारूस कहा जाने लगा। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इथियोपिया, पोलैंड एंड लातविया,
ये तीनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, मतलब कि इनके बीच में कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। लेकिन रशिया, यूक्रेन और बेलारस ईयू के हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन के हिस्से नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है जब हजारों रिफ्यूजी जो वॉर टॉर्न कॉन्फ्लिक्ट वाला जो कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में तालिबानी लोगों से परेशान होके लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, इनफैक्ट सीरिया में जो सिविल वॉर हुए थे उनसे रिलेटेड लोगों ने देश छोड़ के जाना शुरू किया। या फिर जो कॉन्गो में कॉन्गो की सिचुएशन बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। तो ये सब लोग मिन्स्क, जो कि बेलारस की कैपिटल है, मिन्स्क में किसी भी तरीके से फ्लाइट से पहुंचे, और मिन्स्क पहुंचने के बाद इनको गलत तरीके से ईयू के बॉर्डर पे, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे ले जाया जाता है। ईयू के बॉर्डर मतलब जो इथियोपिया, पोलैंड और लैटविया, इनके बॉर्डर पे लेके जाया जाता है वाया टैक्सी से, बस से, जितने भी रूट पॉसिबल होते हैं उनसे। और ये लोग कौन लेके जाते हैं? ये वही लोग लेके जाते हैं जो कि बॉर्डर स्मगलर्स होते हैं। चंद पैसों के लिए ये ऐसा काम करते हैं और ये ईयू के बॉर्डर पे लेके चले जाते हैं। कमाल की बात यहाँ पे ये थी कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ कि बेलारस ने, जब आप देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स आप देखते होंगे ये न्यूज़, तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हुआ था कि बेलारस ने अपनी बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। तो ये सारे माइग्रेंट्स बेचारे उस रूट की तरफ आगे बढ़ने लगे, जितने भी ये रेफ्यूजीज थे उस रूट की तरफ आगे बढ़ने लगे। और ये खबर सुनते ही पोलैंड और जितनी भी ईयू बॉर्डर्स कंट्रीज थे, उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी, रीइंफोर्समेंट बढ़ा दी, मिलिट्री बढ़ा दी अपने बॉर्डर्स पे। और आप देख सकते हैं ये जो वायर्स लगे हुए हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये केबल्स, इनको पूरे बॉर्डर्स पे एस्टेब्लिश कर दिया गया, लगा दिया गया, ताकि माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी का ये लोग इलीगली ना घुस आएं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको रोकने के लिए ये बार्ब्ड वायर्स बिछाई गई। तो बेलारस ने लिटरली सारे माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी को पास के जंगल में ड्रॉप कर दिया गया, डंप कर दिया गया था। तो ये आप जो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, ये वही सिनेरियो है जो कि बेलारस ने इन सारे माइग्रेंट्स को एक पास के जंगल में डंप कर दिया गया। और ना तो अब बेलारस इनको ले रहा है अपनी कंट्री में, और ना ही इनको यूरोपियन यूनियन अपने कंट्री में ले रहा है। ओके, सो और दूसरी बात जो बेलारस ने ये की कि इन सब के हाथों में एक वायर कटर दे दी कि अगर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करना है तो इस वायर को काटो और जाओ। ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है कि इस सिचुएशन में ना कि अब वो बेचारे रिफ्यूजी माइग्रेंट्स ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो एक जंगल में बीच में फंसे हुए हैं। तो इस सारे सिनारियों में बेलारस ने ऐसा क्या किया? तो आइए जानते हैं इसी मुद्दे को बहुत डिटेल में कि ऐसा क्यों किया बेलारस ने। सो बेसिकली लेट मी कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे 1994 से लेके अब तक बेलारस में एक ही प्रेसिडेंट रहे हैं, वो हैं ये जनाब। ठीक है, ये शुरू से 1994 से लेके और अब तक 2020-21 तक ये छठवें कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये इनका है। और कहा जाता है कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ था वो अनफेयर था, अनजस्ट था, एंड कहीं ना कहीं फ्रॉड था। और इसी की वजह से ये बार बार जीतते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेलारस की जनता में गुस्सा है, मतभेद है कि उनसे, उनके मत में कोई ऐसा कानून नहीं निकाल रहे हैं, उनको फ्रीडम नहीं है। हालांकि बेलारस का नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारस, लेकिन आज़ादी कहीं नहीं है वहां पे। ठीक है, सो बेलारस एक लैंड लॉक कंट्री है। अगर हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, सी रूट यहाँ पे है नहीं। ओके, सो इस वजह से जो माइग्रेंट्स हैं वो और कोई रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूट वाइज में वो फंसे हुए हैं। तो ये जो जनाब हैं
पिछले कई साल इलेक्शंस की वजह से ये जीतते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि बेलारस के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और जिस हिसाब से ये अपने कंट्री को चला रहे हैं वो तानाशाह होता है। तानाशाह ऐसा चलाता है, मतलब कि डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नाम रिपब्लिक का लिया हुआ है लेकिन चल रही है डिक्टेटरशिप। तो इस वजह से जो यूरोपियन यूनियन और यूएस है, इन्होंने बेलारस की एक इकोनॉमिक सैंक्शन होती है उस पे पाबंदी लगा दी गई है। और वो कैसे हुई है आइए जानते हैं। सो इस मैप में क्लियरली विजिबल है कि दिस इज बेलारस, दिस इज यूक्रेन, पोलैंड, एंड दीज आर द कंट्रीज, लातविया एंड एस्टोनिया। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहीं पे ये सारा मामला आके फंसा हुआ है। जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो यहीं आके रुके हुए हैं। सो बेसिकली 2020 में एक घटना हुई थी कि एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक 2021 में, सॉरी, बेलारस ने फोर्सफुली एक पैसेंजर जेट को, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही थी, तो बेलारस ने फोर्सफुली उस जेट को अपने कैपिटल में उतरवाया। और एक पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जो कि बहुत प्रो थे, बहुत अगेंस्ट थे बेलारस के गवर्नमेंट के खिलाफ। वो बहुत बातें शेयर किया करते थे, बहुत पोस्ट डाला करते थे। उनको अरेस्ट करने के लिए सिर्फ उस प्लेन को वहां से जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही थी, जबकि बेलारस से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं हाईजैक करवाया और उसको मिन्स्क में उतरवाया गया, और उन जो पत्रकार थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये न्यूज बहुत सोशल मीडिया पे आई थी, आई थिंक आप देख सकते होंगे। सो इस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक एयर पायरेसी की बात की गई कि ये तो सरासर इलीगल है, ऐसा कैसे कोई कंट्री कर सकती है, ये तो तानाशाही हो गई, राइट? कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लाइट जा रही है और आप उसको खींच के अपने कंट्री के कैपिटल में उतरवा रहे हो, फिर किसी को पकड़वा रहे हो। सो इस रीजन से क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन और यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शन थोड़ा टाइट कर दिया। टाइट कर दिया मतलब कि कुछ चीजों पे बैन लगा दिया, क्योंकि अब बेलारस मान नहीं रहा है। बेलारस ये कह रहा है कि ये सारे इमिग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके रीजन है कि यूएस ने अफगानिस्तान से जो फोर्सेस विड्रॉ किए हैं, तो उनका रीजन ये है कि जितने भी ये फोर्सेस विड्रॉ हुए हैं अफगानिस्तान से, उस वजह से जो बेचारे सिटीजन्स थे उस कंट्री के, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, वो सुरक्षित नहीं फील कर रहे थे। तो वही उनकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं, वो दूसरी दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं, तो हम इनको नहीं लेंगे। ओके, तो जब ये इस कंट्रीज में पहुंचे तो कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, और बेलारस ने ये फिर फैसला अपनाया। उन्होंने लोगों को, माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजी को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, एक पॉलिटिकल हथियार बनाया, ठीक है, कि वो प्रेशर डाल सकें ईयू को, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, ताकि वो बॉर्डर खोलें और अंदर जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2015 में, अगर मैं इसमें आऊं, दो यहाँ पे मेंशन किया होगा कहीं पे, 2015 में कुछ ऐसी ही माइग्रेशन क्राइसिस हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, जहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया 2015 में रेफ्यूजी क्राइसिस हुई थी, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे ढेर सारे तादाद में माइग्रेंट्स इकट्ठा हो गए थे। उसके कई सारे रीजंस थे, और उसी का एक बेस बनाकर जो बेलारस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि 2015 में भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन अपने बॉर्डर्स नहीं ओपन कर रहा है। तो जो ईयू है एंड यूएस है, इसको सरासर खारिज करता है और कहता है कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है, और आपने ही इन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया है। आपने कहा कि हमारे बॉर्डर्स खुले हैं, आप आ जाइए, लेकिन आपने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आपके लोग इलीगली स्मगल करते हैं इनको और हमारे बॉर्डर्स पे सेंड करते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बैन करते हैं, पोटैश फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हम बैन करेंगे, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, उससे कम किया गया है। ठीक है, सो अब जो बेलारस है, बेलारस गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय सेइंग द ही वुड नो लॉन्गर
अग्री विद दी इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप लगाओ, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे ये फर्क हुआ कि बेलारस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत नीचे चली गई, क्योंकि बेलारस एक लैंडलॉक कंट्री है और कहीं ना कहीं उसके इकोनॉमी बहुत सारे डिपेंड करती है आसपास के कंट्री से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत चलता रहता है, ठीक है, छोटे छोटे आइटम्स का भी। तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट फंडिंग भी रोक दी। गवर्नमेंट एज एन जो ईयू है और यूएस है, उन्होंने अपनी फंडिंग भी रोक दी बेलारस के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई। नाउ यहाँ पे जो मेन इशू आता है कि अब बेलारस जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रहा है। अब थ्रेटन क्या कर रहा है बेलारस? सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट ये एक गैस पाइपलाइन है। अगर आप मैप में देख सकते हैं तो दिस इज अ गैस पाइपलाइन। ये बेलारस से होके ही यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जाती है। पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। बेलारस ये साहब ने कहा कि अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन लिफ्ट नहीं करते हो, अगर हमें हमारी इकोनॉमी को दिक्कत होगी, तो हम ये गैस पाइपलाइन काट देंगे, हम ये गैस पाइपलाइन को रोक देंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और लिटरली इनकी बात सही भी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। और अगर ये साहब अगर कुछ रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं इसके फ्लो में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ईयू को। तो कहीं ना कहीं एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखेंगे रशिया का काफी सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन रशिया ने खुल के कभी बोला नहीं है कि हम इनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रशिया ने कहा है कि वी विल सपोर्ट बेलारस एंड जो इनकी गवर्नमेंट है लोन देंगे उनको, पॉलिटिकल सपोर्ट भी होगा, जैसा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि रशिया हैड सेड द माइग्रेंट फ्लोज रिजल्टेंट, कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट है वो इराक और अफगानिस्तान के जो वॉर्स थे उनकी वजह से वो भाग के आए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अरब स्प्रिंग अपराइजिंग था उनकी वजह से ये भाग के आए हैं, ठीक है। तो इसमें बेलारस का कोई हाथ नहीं है और रशिया बेलारस का साथ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ मेंशन करते हैं, एक्सेप्टेड असाइलम सीकर। these migrants has also been termed as accepted asylum seeker। ये एक कहीं ना कहीं एक रैन बसेरा ढूंढ रहे हैं, अपना एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे ये आराम से गुजर बसर कर सकें, ठीक है। लेकिन ईयू का यहाँ स्टैंड ये है। तो मेजर कंट्रीज आप देख रहे हैं, वर्ल्ड पावर, रशिया सपोर्ट, ईयू सपोर्ट, एंड ईयू के साथ यूएस भी है। ईयू ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है इस फैसले को, रशिया के फैसले के सपोर्ट को, कि ये एक हाइब्रिड अटैक है पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर, ओके। कहीं ना कहीं जितने भी ये पोलैंड है, लातविया हैं और लिथुआनिया है, इनको एक सॉलिडारिटी सपोर्ट दिखाई गई है और इनको ये आश्वासन दिया गया है कि भाई आप अपने सिक्योरिटी टाइट रखिएगा, हम पीछे नहीं हटने वाले, बेलारस के सैंक्शन लिफ्ट नहीं होने वाले। सो बेलारस हैज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ओके। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि ऐसे क्राइसिस ऑलरेडी हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो जो मेन माइग्रेशन इंटरनेशनल इश्यूज यहाँ पे बनता है वो माइग्रेशन बनता है। और किस वजह से माइग्रेशन आता है? किसी कंट्री में वॉर हो गई, कहीं फेमाइन हो गया, कहीं एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोई भी आपदा आ गई जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जरूरी नहीं कि इन स्टेट होगा, इंटर स्टेट और फिर इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो ये पहला ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा मामला हो चुका है, जब इन्होंने यूएस ने हैतियंस, वहाँ समुदाय होती है, उनको उन्होंने बाहर निकाला था। थाईलैंड बर्मीज की जब बात की गई थी, थाईलैंड में थाईलैंड बर्मीज हैं। रोहिंग्याज जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो चल रहा है, आई थिंक आप उससे रिलेट कर सकते हैं। रोहिंग्याज वाला जो मामला है वो, इनफैक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी पिछले साल लगभग 25,000 लोग ब्रिटेन आए थे वाया सी, वो अभी कहीं ना कहीं रिफ्यूजी क्राइसिस को झेल रहे हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसे फ्रांस का फेलियर बताया है कि वो रेफ्यूजी स्टेम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फ्रांस का फेलियर बताया, वैसे वहां रशिया ने ईयू और यूएस का फेलियर बताया। सो आपके मेंस आंसर राइटिंग में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है GS2 के लिए, PSIR के लिए,
कि क्या रीजन होते हैं एक माइग्रेंट को दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में जाने से, ठीक है। इश्यूज क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे है। ओके, और फिर वे फॉरवर्ड क्या होता है, कौन स्टैंड में है, कौन स्टैंड में नहीं है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन हमें जाननी चाहिए, ठीक है। सो इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही है वो जनाब जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो ये न्यूज स्टिल इन द गो, लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग, और बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो हम आगे इसको कवर भी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कवर करने के लिए नहीं, इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। बहुत दिनों से ये न्यूज़पेपर के सुर्खियों में है। इनफैक्ट कभी एडिटोरियल में, कभी न्यूज़ में, कभी ओपेड सेक्शन में आता है, कभी फ्रंट पेज पे अपीयर होता है। क्या है ये? सी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ये कुछ नया मतलब स्कीम नहीं है, या फिर कुछ नया टर्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ है वो नया है। तो इसका मतलब ये है कि ये GS2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोस्तों, ये तीनों सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से कवर करना। और जैसा कि मैंने कहा कि मेंस आंसर के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है कंटेंट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट आप पढ़ लोगे, आप अच्छे से तैयार कर लोगे, मुझे यकीन है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एक अच्छे एस्पिरेंट, एक अच्छे सिविल सर्वेंट की निशानी होती है कि तथ्यों और तर्कों से बात करे, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये यहाँ हुआ है, या ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने जो ऑथर है क्या मेंशन किया है। तो बेसिकली जो आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डिपार्टमेंट ऑफ ऑल रीजनल रिपील बिल है 2021 का, ठीक है। उस बिल में यही मेंशन करता है कि जो इन गवर्नमेंट की फॉर्म थी, जो रूलिंग की फॉर्म थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म थी, उसको चेंज करके एक बेटर कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे मेन मुद्दा रहेगा टू रिजॉल्व द एंड यूटिलाइज द डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिवली, ठीक है। मतलब कि डाउनसाइड या डाउनवर्ड हम गवर्नेंस करेंगे, ठीक है। वो ट्री सिस्टम ऐसे जाएगा, ना कि वो ऐसे आएगा, ठीक। सो इसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है। विच कमिटी रेकमेंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नाउ सो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैपिटल, जिसको हम ट्राइफर्केशन भी कहते हैं। बाइफर्केशन होता है, वैसे ही ट्राइफर्केशन। ये जो ट्राइफर्केशन का जो मुद्दा था, कौन सी कमेटी से आई थी ये केसी शिवरामन कृष्णा कमेटी, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये फंडा अपनाया, उन्होंने ये नया मेथड अपनाया कि भाई जो हमारा आंध्र प्रदेश होगा वो 3 कैपिटल में डिवाइड होगा। ओके, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना दूर सारे कैपिटल्स मतलब क्यों? इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या रीजन है इसके, और मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। तो वंस अगेन, मेंस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा आ सकता है, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। लेकिन आप फिर कह सकते हैं कि ये स्टेट का मामला क्यों आएगा? बिकॉज इट इज इन द नेशनल न्यूज, और ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि सालों से चला आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ओके, गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पे, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और एक बहुत सॉलिड तगड़ा एग्जांपल है, आप कोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग में आप लिखोगे कि ये क्या इंट्रोडक्शन था इस मामले का, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे क्या इश्यूज थे इसमें, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं इस डिसीजन के, और फिर आपका वे फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि 3 कैपिटल हुए, 3 राज्य बनाने का क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि जो एरियाज हैं, ठीक है, क्योंकि हम 3 राज्य बनाएंगे तो सिक्योरिटी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उस लेवल पे होगा, ठीक है, जहां पे किसी भी बेसिक सर्विस की डिफिशियंसी नहीं होगी, और खास तौर की एम्प्लॉयमेंट जैसी, माइग्रेशन जैसी
पॉवर्टी जैसे इश्यूज को इजीली टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल वाला सिचुएशन, ये आंध्र प्रदेश पे ये ट्रायंगुलर गवर्नेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कि जो कि अच्छा है। अभी तक तो जो पेपर में मेंशन किया है, जो इन्होंने आउटलाइन, जो रोड मैप बनाया है, वो काफी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट को, बेसिक सोशल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है और अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेचर क्या है इसका? तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कमिटी थी, कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीजें हुई। और सबसे पहले कौन सी कमिटी थी? BN श्री कृष्णा कमिटी, के शिव रामकृष्ण कमिटी और GN राव कमिटी। ठीक है, कई सारे लोगों के रेफरेंस देने के बाद ये एक फिल्टर्ड डिसीजन था। ठीक है, तो नीड इसकी क्यों हुई? द गवर्नमेंट सेज इट इज अगेंस्ट द बिल्डिंग वन मेगा। इसका मतलब ये था कि हम किसी भी एक स्टेट में एक कैपिटल को मेगा सिटी मान लेते हैं और उसी में डेवलपमेंट करते रहते हैं। और वहां क्या होता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हैदराबाद, ठीक है, या बैंगलोर। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कर्नाटका के आधे से ज्यादा सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट को जानते ही नहीं है, बैंगलोर को ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे IT हब है, IT पार्क है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। और सो डेवलपमेंट एक जगह हो रही है। तो इनका ये मानना था कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अगर आएगी तो डेवलपमेंट हर जगह होगी, सिर्फ एक जगह नहीं। ठीक है, ये किसी स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट से डर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होगी ताकि हर जगह ऐसी डेवलपमेंट हो। ठीक है, कहीं एक नया दिल्ली, नया बैंगलोर, नया हैदराबाद ना बन जाए, इस वजह से हम ऐसा चीज कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि नया दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर बनने में खतरा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेशन है, जॉब्स नहीं है। ठीक है, अर्बन जो रिसोर्सेज है, फिर से अर्बनाइजेशन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि आप भली भांति जानते हैं कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, सो इस वजह से कि भाई हर जगह पे डेवलपमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि आपके आसपास हैं, लेकिन हम शायद देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो बताया है कि ये तीनों जगह जो हैं वो बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। एंड चूंकि ये लोग एक दूसरे से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्रूशियल होगा कोऑर्डिनेट करना। लेकिन ये एक चैलेंज नहीं है, बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंट्री में इसके। अब आप पूछोगे कौन से हैं? तो अगर हम इंटरनेशनल में बात करें तो बगल में ही हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका में ऐसा इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे कोलंबो में नेशनल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडी है, वहीं पे कोटे जगह है, कोटे में इनका कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल है। मलेशिया एक एग्जाम्पल है, मलेशिया में जो इनकी ऑफिशियल और रॉयल कैपिटल है वो कुआलालंपुर में है। लेकिन जो पुतराज्य है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी सेक्शन है। आप इंटरनेशनल छोड़ो, आप इंडिया में देख लो ना, यूपी ले लो आप, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, दिल्ली में लखनऊ में वो कैपिटल है वहां पे। ठीक है, महाराष्ट्र ले लो, मुंबई में भी 2 कैपिटल है, मुंबई और नागपुर, जहां पे विंटर सेशंस अलग अलग होते हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, शिमला, जम्मू कश्मीर से तो आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली जो प्रिंसिपल इनका ये था, 2 प्रिंसिपल थे जिसके थ्रू ये रिकमेंडेशन का फाउंडेशन बना था। पहला कि डेवलपमेंट इंटरवेंशन शुड ड्राइव द जीनियस ज्योग्राफी रादर देन एक्सटर्नल बिल्डिंग सजेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल मामला है ये। तो जो डेवलपमेंट है वो ज्योग्राफिकली डिवाइड होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड, जो while focusing on infrastructure development, there should be a positive constraint in order to build this map. ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज थी, ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एक सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जा रहे हैं। वंस अगेन इनका यही मानना है कि कहीं भी कोई एक सिटी को, किसी एक शहर को हम ये पावर ना दे दें कि सब कुछ वहीं पे होने लगे, और जायज़ है वो चीज़ कहना। ठीक है, बजाय सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसा कि इस मैप में आपने देखा, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, तो एक अच्छी बात होगी कि यहाँ पे ये पूरा एरिया ये कवर करेगा, ये पूरा ये एरिया कवर करेगा, विशाखापट्टनम ये कवर करेगा। दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी क्या होता है आगे।
कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे पॉलिसीज बनती हैं। तो ये न्यूज़ आती रहेगी और हम इस पे अपडेट करते रहेंगे। ओके, ये है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एपी। ये सिविल्स डेली का आर्टिकल है, मैंने यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दिया है। जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो इस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट सिविल्स डेली की वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसके पूरे कंटेंट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। अमरावती विल बी लेजिस्लेटिव कैपिटल, बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ पे राजभवन सेक्रेटेरिएट होगा, तो ये जुडिशियल कैपिटल होगा। ये इश्यूज भी मेंशन किए हैं। ट्रैवल में भी बिगर प्रॉब्लम एज कैपिटल्स, ये है क्वेश्चन मार्क ओवर इन्वेस्टमेंट एंड देन फार्मर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने इमेज आपको लगा दी है आपके लिए, इसको डाउनलोड करके और रेफरेंस ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अब जो हमारी न्यूज है वो पॉक्सो से रिलेटेड है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी है, मैं फिर नहीं चाहता अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट करना और आपका भी टाइम वेस्ट करना। सो ये सेम सिचुएशन है जहां पे मैंने पॉक्सो से रिलेटेड, ये देखिए मैंने कवर की थी हिंदू एडिटोरियल ओपेट सेक्शन 25 तारीख को, 25 नवंबर का ये आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में आया था और मैंने होलिस्टिकली इसको कवर किया था। इनफैक्ट आप जब आद्या मैम का करंट अफेयर हेडलाइन सेशंस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आई थिंक 24 या 25 नवंबर को उन्होंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने टाइम स्टैंपिंग भी दी है ताकि आपका टाइम और बचे। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। ओके, जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो लगभग 20:13 पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे ये एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज उनको कमेंट करके बताइए। नोटिफिकेशंस अगर नहीं आ रही हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करिए, और अगर इस पूरे लेक्चर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो समन्वय लिंक है फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करिए एंड देन यू विल गेट द रेगुलर पीडीएफ। सो मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।